जय हिंद। आज हम इस वीडियो में ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर बैक लगने के चांसेस होते हैं। वह विषय कौन सा है? वह विषय है गणित। देखिए दोस्तों, जितने भी डीएलएड के विद्यार्थी हैं, भाई आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बैक ना लगे तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस क्लाइंब कोचिंग के परिवार में। तो जुड़िए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितने भी प्रशिक्षुक हैं डीएलएड के, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए दोस्तों। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन सर। क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और मैं पूरा विश्वास करता हूँ, पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझेंगे और समझ में भी आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका हम लोग यहाँ पर निचोड़ इसमें प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों का हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, तो हर एक चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अरे बोलिए भाई, क्या आप लोग तैयार हैं? डीएलएड वाले जितने भी विद्यार्थी हैं बता दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं? द्वितीय सेमेस्टर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग इसे धैर्य बनाकर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को धूमिल दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आपको मैं पढ़कर सुनाता रहूँगा दोस्तों और आप लोग उसको कॉपी में अपना प्रैक्टिस करते रहें, लगाते रहें। जो आंसर आप लोग जानते हैं आप लोग कमेंट में देते रहेंगे। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, पूर्णांक वह होता है जो जीरो से लेकर अगर हम जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। अगर आप जीरो से दाएं साइड चलते इधर, तो इधर 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी पूर्णांक होते हैं। अगर आप बाएं साइड में चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे डॉट 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 माइनस का अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से शुरुआत होती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्लस में और माइनस में भी जीरो से शुरुआत होती है, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, वो पूर्णांक होती हैं दोस्तों। तो इसमें आपको माइनस में पूरा बोला गया, माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है इसमें? माइनस का 5, यानी ब ऑप्शन इसका सही है। पूर्णांक समझ में आया दोस्तों? आपको पूर्णांक आप लोगों को समझ में आया? जैसे अगर मैं कह दूं कि बताइए 5.2, इसमें बताइए पूर्णांक क्या है? इसमें पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या क्या है? 5। दशमलव के पहले जो संख्या वही पूर्णांक होता है। ठीक है, और दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको अपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक बोला गया था, तो ऋण पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। बात क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया दोस्तों पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के बारे में आप लोगों ने समझा? चलिए कोई नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। देखिए, लघुत्तम ऐसे निकालते हैं, लघुत्तम ऐसे निकाला जाता है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे 9, 12, 18। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? कमेंट करके बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो आपको क्या करना है? इस 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटता है उसको लिख देते हैं। तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको 9 को यहाँ पर लिख देंगे। 2 से भाग देंगे, 12 में 2 छक्का 12, और 2 से भाग देंगे 18 में 2 9 18, खत्म। फिर 2 से तब तक काटेंगे जब तक 2 से कटेगा। ठीक है, ये तो 9 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। अब 3 से काटेंगे। ठीक है, हमेशा अभाज्य संख्या से ही काटा जाता है।
अब 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 से फिर काटेंगे 1 1 1। ठीक है, तो इसका जो लसो आएगा दोस्तों, इसका जो लसो आएगा, देखिए इसका जो लसो आएगा क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2, 2 बार 2 है, 2 गुणे 2 कर देंगे। 3 कितनी बार है, तो 2 बार 3 है, 3 गुणे 3 कर देंगे यहाँ पर। देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो इसका जो लसो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 36 आएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लसो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बनाइए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपको मैं यहाँ कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, थ्योरी भी बता रहा हूँ, और प्लस उसका जो बेहतर से बेहतर तरीका होता है आपके एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में कैसे हल करने हैं वो सब फंडा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको इससे थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और प्लस आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं, देखिए हर एक वह संख्या परिमेय संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। बात क्लियर है दोस्तों, हर एक वह संख्या परिमेय संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दो के दोनों ही ये पूर्णांक होने चाहिए, पूरे संख्याएं होनी चाहिए। बात क्लियर है। अब देखिए ये 22/12 या p/q के रूप में है, ये तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आइए ब वाले में 0.78, अगर आप इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे। करते क्या हैं, दशमलव को 1 मान लेते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 कर देते हैं, उसी से भाग कर देंगे और उसी से गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे जब आप 100 से, तो ये 78 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा, यानी 78/100 हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये भी p/q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये देखिए 5/36 है, 5 क्या है, 5/36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 5/6 है, ये भी परिमेय संख्या है। पाई आ गया दोस्तों, पाई याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी पाई ही परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। 100 ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 ये p/q के रूप में है, तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत है आप सभी लोगों को, बताइए। आगे चला जाए, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं, चलिए सब लोग दोस्तों ध्यान से समझते रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप लोग तुरंत पूछ लेंगे। चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, 9.5 का स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान क्या बताना है, क्या होगा। देखिए इसका मान ऐसे निकालते हैं, 9.5 का गुणा करेंगे 9.5 में। ठीक है, 9.5 गुणे 9.5 करेंगे तो 5×5 25 के 5 हासिल का 2 हो जाएगा, हासिल का 2, 5 9 45 2 47, 47 इधर हो गया। फिर 9×5 45 के 5 हासिल का 4, 9 9 81, 81 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल का 1, 8 1 9, ये हो जाएगा कितना, 90 25। दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे, तो दशमलव देखिए एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ, यानी 2 स्थान पर दशमलव लगाना है आपको, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 90.25, तो 90.25 इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। देखिए, ये तो अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपको केवल टिक करना है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए, 5 पचे 25 लिख देते हैं, 5 पचे 25 लिख देंगे। इसके बाद दहाई का अंक क्या है, 9 है। अब 9 के जस्ट अगली संख्या क्या आती है, 10 आती है। तो 9 और 10 का गुना करेंगे तो 9 दहिया में 90 हो जाएगा। दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे, एक स्थान पर दशमलव है, स्क्वायर करेंगे 2 स्थान पर लगा देंगे दशमलव। अगर स्क्वायर कर रहे हैं दशमलव 2 स्थान पे तो 90.25 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको इसमें टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में होता तब आपको इसको पूरा मेथड से लगाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। इसका जवाब बताइए क्या है। इसमें कहा गया कि वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है, यानी 40 और 50 के मध्य में कौन सी संख्या आती है, आपसे यही आप पूछा गया है। तो 40 और 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 45। तो 45 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में अभाज्य संख्या बताइए। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या भाज्य होती है जो 1 से कटती हो और खुद अपने आप से कटती हो। जो संख्या 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी, वह अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे सर एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, देखिए एक अभाज्य, एक का अगर गुणनखंड करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो इसके मात्र एक ही गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 के कितने गुणनखंड, 2 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद अपने आप 2 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया किसे कहते हैं। हर एक वह संख्या अभाज्य संख्या होती है जो 1 से कटती हो और अपने आप से कटती हो। अब ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 8, 2, 4। भाई 8, 2, 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्याओं का सेट नहीं होगा। आइए ब पर चलते हैं। 11, 2, 13। भाई 11 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 है, माफ कीजिएगा 13 नहीं 3 है। 11 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह सेट जो है अभाज्य संख्याओं का सेट है। तो ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां में कहा गया है कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक होगा कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम पहले बात कर रहे हैं योगात्मक प्रतिलोम का। योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर अगर 0 बन जाता है तो उसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे हमने कहा भाई, हमने कहा -1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आप ये बताइए -1 में क्या जोड़ेंगे कि 0 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर हम -1 में अगर +1 जोड़ दें तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जैसे अगर हमने कहा दोस्तों बताइए 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 5 में क्या जोड़ें कि हम 0 बन जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें हम माइनस अगर 5 जोड़ देते हैं तो 0 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, एक कोष्टक हटाएंगे माइनस हो जाएगा, -5 + 5 कटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि +5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5।
अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो उसका चिन्ह बदल देंगे, वही संख्या लिख देते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया? योगात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आया? चलिए, योगात्मक प्रतिलोम अगर समझ गए हैं तो अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं भैया जिसे उस मूल संख्या में अगर गुणा कर दें तो एक बन जाए। क्या बन जाए? एक बन जाए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जरा ये बताइए 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माफ कीजिएगा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 में ऐसी संख्या से गुना करना है जिसमें गुना करने के बाद 1 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे सर हम अगर 1/2 में 1/2 से गुना कर दें 2 में तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें भाई 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हम 7/5 से अगर गुना कर दें तो एक कट पीट कर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है इसका उल्टा कर देंगे, मूल संख्या का उल्टा कर देंगे, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। समझ में आ गया? योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम बताते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है। आप खुद बता देंगे अब दोस्त इसका राइट आंसर क्या है, समझ में आ गया है तो। चलिए अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माइनस का 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए और गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो प्लस का 3/4 योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा और माइनस का 4/3 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है बताइए, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ब में दिया गया है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? आइए अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। रैखिक समीकरण क्या होता है दोस्तों? रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसके घात 1 होते हैं। चर राशि पर अगर घात मैक्सिमम घात अगर 1 है तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे 5x + 2 = 0, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब ये चर राशि x है, इसमें मैक्सिमम घात क्या है? 1 है, तो इसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब इसमें बोला गया कि कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो भाई देखिए ये 100 नंबर ऑप्शन को देखिए, इसमें मैक्सिमम घात कितने हैं? 2 हैं, और जब 2 घात हो जाता है अधिकतम तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो यही रैखिक समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। 100 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताते रहें आप लोग दोस्तों, अगर जहां भी दिक्कत होती है समझने में तो तुरंत आप लोग कमेंट करते रहें भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब आप लोग बता दीजिए -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए, कमेंट करके दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोगों से मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब 2 अनुपात तो समान हो तो उनके ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं। जब भी 2 अनुपात समान हैं तो उनके अनुपात का संबंध क्या कहलाता है? उसको समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात, यानी 100 ऑप्शन इसका सही है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कहिए ऐसे, जैसे हमने कहा भाई यह 1 संबंधी 2 है, ठीक है, और 1 संबंधी 2 है, यानी और हमने कहा कि यहाँ पर 4 संबंधी 8 है, 4 संबंधी 8 है। ठीक है, अगर बाहर, इसमें हमेशा समानुपात में क्या होता है? बाहर का गुना बाहर, अंदर का गुना अंदर करेंगे। तो बाहर का बाहर गुना करेंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा बराबर। ठीक है, अंदर का गुना अंदर करेंगे 4 दूना 8। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसको कहते हैं समानुपात में है। तो यहाँ पर 4 बिंदी ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपस में समानुपात में है। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं? तो समानुपात कहलाते हैं। तो 100 ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत, समानुपात में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगला प्रश्न है समानुपाती पदों 20:30
संबंध है 60:90 में। बताइए, इसमें कहा गया है ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। 20 और 60 मध्य के पद हैं। देखिए, मध्य के पद कौन से होते हैं? जो बीच वाले होते हैं इसको मध्य के पद बोलेंगे, और ये बाह्य पद बोलेंगे इसको। 20 और 90 क्या हैं? बाह्य पद हैं। 30 और 60 क्या है? तो मध्य के पद है। इसमें कहा कि 20 और 60 मध्य पद हैं। भाई 20 और 60 मध्य पद नहीं है, ये तो गलत है। इस पर आइए, 30 और 90 बाह्य पद हैं। 30 और 90 बाह्य पद नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। 20 और 30 मध्य पद हैं। 20 और 30 मध्य पद नहीं है, भाई ये भी क्या है? गलत है। 30 और 60 मध्य पद हैं। जी सर, बिल्कुल 30 और 60 यही है, और 30-60 मध्य के पद हैं, तो इस द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए सभी लोग। 25, 75 क्या क्या है भाई यहाँ पर? 25, 75, 500, 1000 का समानुपात में नहीं है, क्योंकि देखिए 25, 75, 50, 1000 यह समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ध्यान से समझिएगा। अगर एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी है, एक संख्या डी है, ये दोनों समानुपात में तभी होंगे जब बाहर के बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल यानी मध्य पद का गुणनफल दोनों बराबर हों। यानी हम कह सकते हैं अगर AD बराबर है BC के तब यह समानुपात में होंगे, अगर बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं होंगे। अब ऐसे ही आपको चेक कर लेने हैं, यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए भाई। अगर आप इसको चेक करते हैं तो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर वाले का गुना बाहर, 1000 का 25 में, तो हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये 25,000 हो गया, बराबर अंदर का गुना अंदर, यानी 75 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। यहाँ पर 500 में गुना करना है 75 का। ठीक है, तो 5 पच्चे 25 के 5 हासिल का 2, अब 5 सते 35, 2 37, 37,500। ये 25,000 हो रहा है, ये 37,500 हो रहा है, दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये क्यों नहीं समानुपात में है? क्यों नहीं है? क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, ब ऑप्शन इसका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला प्रश्न है, बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया। जो संख्या P/Q के रूप में है वह परिमेय संख्या है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो कौन परिमेय संख्या नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, तो ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक बात और समझिएगा दोस्तों, ये √3/2 जो दिया गया है, अगर वास्तव में देखा जाए तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप गहराई से जाएंगे, डिटेल समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको जो शांत दशमलव होते हैं, अगर दशमलव की बात करें, जो शांत दशमलव होते हैं या शांत नहीं है, अशांत दशमलव है लेकिन रिपीटिंग दशमलव है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर 0.5 है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन अगर 0.33333 ऐसे ऐसे चल रहा है, इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? देखिए, अगर ये 0.3333 बार बढ़ा रहा है तो आप सबको हटाइए, 1 3 पर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। तो 3/9 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। अब बताइए, 3 का वर्गमूल निकलेगा? 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन क्या 4 परिमेय संख्या है? √4 क्या परिमेय संख्या है? आप कहेंगे सर बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 हो जाएगा, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, ये परिमेय संख्या है। अगर हम कहते बताइए ये जो संख्या हमने 4/5 लिखा है, √4/5 क्या यह परिमेय संख्या है?
क्या यह परिमेय संख्या है? आप कहेंगे सर बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2/5 है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट में 3 दिया गया है दोस्तों, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या होती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ब ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? बताइए। अगर आप गणित को अच्छे से समझेंगे दोस्तों, तो अंडर रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्त, वह अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न, धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि आप 3 क्रमागत संख्या लिखिए, प्रथम 3 क्रमागत संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर एक संख्या x है, और एक संख्या हमने कहा कि भाई x + 1 हो जाएगा, अगली संख्या x + 2 हो जाएगा, अगली संख्या x + 2 हो जाएगा। ये 3 धन पूर्णांक हो जाएंगे, 1 2 3 हो गया। आपने किया क्या? पहले को x माना, दूसरे में x + 1 कर दिया, तीसरे में x + 2 कर दिया, चौथा कहेंगे तब कहेंगे सर x + 3, पांचवा कहेंगे तो x + 4, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। यानी x जैसा है वैसा है, लेकिन अंकों में आप एक एक बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी बोला गया 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा? तो 3a + 5 के बाद क्या आएगा? 6 हो जाएगा। तो अगला धन पूर्णांक ये हो जाएगा 3a + का 6, 3a + का 6, यानी ऑप्शन नंबर ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात क्लियर है दोस्तों? बोलिए। देखिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट भी दे पाऊंगा। और देखिए, सपोर्ट करने का मतलब क्या है? वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर यहाँ पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद इस परिवार का हिस्सा बनिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है? बताइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में युगात्मक तत्समक है। युगात्मक तत्समक का मतलब क्या है? भाई, दो ऐसी संख्या जिनका योग अगर शून्य होता है तो उसको योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो युगात्मक तत्समक का मतलब क्या है? कोई योगात्मक प्रतिलोम कब होता है? जब दोनों संख्याओं का योग क्या हो? शून्य हो। तो उसी शून्य को क्या कहेंगे? योगात्मक तत्समक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का मतलब दो संख्या का गुना करते हैं तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी 1 को गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए आगे, अगला प्रश्न लगाइए भाई। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम के बारे में अच्छे से बता रखा है, तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 16 नंबर का प्रश्न का आंसर बताइए। ऑप्शन में लिखिए अ सही है कि ब सही है, स सही है कि द सही है। जो ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या है? इसका सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप लिखेंगे कैसे? देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर x² माइनस का 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई परिवर्तन होगा इसमें? 1 का स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, 1 ही रहेगा। अब ऊपर से आपने देखा कि एक ऊपर का एक फार्मूला बनेगा a² - b² का, तो क्या होता है? एक कोष्टक में a + b होता है और एक कोष्टक में a - b होता है, बटे नीचे क्या है? तो a + का b, सॉरी सवाल में तो x दिया गया है, तो यहाँ पर हम x के फॉर्म में ही लिख देते हैं, है ना? x दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं x + का 1 एक कोष्टक में और x - का 1 एक कोष्टक में, बटे नीचे क्या है? तो x + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, देखिए ऊपर x + 1 है, नीचे x + 1 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा? x - 1 बटे x + 1 बचेगा। x - 1 बटे x + 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात क्लियर है? आइए अगला प्रश्न, 6 और 24 का मध्यानुपाती बताइए। भाई मध्यानुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में
a इंटू बी, यानी दोनों का गुना कर देते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 6 गुणे 24, 6 गुणे 24। तो 6 गुणे 24 इसको लिख सकते हैं कैसे, अंडर रूट में 6, 24 को लिख सकते हैं 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। बोलिए 6 दो बार है, 1 6 बाहर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 है, तो इसका मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर क्या है 54 है, 24 की जगह यहाँ पर क्या है 54 है। कोई बात नहीं दोस्तों, तरीका यही लगने वाला है, 54 कर देंगे तो 54 को लिख सकते हैं 9 छक्का 54, 54 को लिख सकते हैं 9 छक्का 54, यानी इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 9। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 18, इसका मध्यानुपाती क्या आएगा 18। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ गया है, बोलिए समझ में आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए हमने कहा सर एक पूर्ण संख्या, इसमें से आप 0 घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। मान लीजिए एक संख्या 9 है, इसमें से आप 0 घटाइए, क्या प्राप्त होगा, प्राप्त 9 हो जाएगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर आप शून्य घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो 100 ऑप्शन इसका सही है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ेंगे भाई। अगर 1 माइनस 8x है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा। देखिए क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4x, ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है 2a, अच्छा ये तो हमने लिखा नहीं यहाँ पर, 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें 4x, तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो क्या जोड़ना पड़ा यहाँ पर आपको 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर जोड़ना पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर स इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसको पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाज्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए आप भाग ऐसे देते हैं, ठीक है, ये होता है भाज्य, ठीक है, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, जितनी बार भाग जाता है उसको क्या कहते हैं भागफल, नीचे जो बचता है उसको यहाँ पर लिखते हैं शेष कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं शेष। तो भाज्य कैसे निकाला जाता है, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस इसमें शेष जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस क्या करते हैं शेष जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन में चेक करिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों बताइए। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो किस ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर द में मिल रहा है, तो द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए समय का यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि कितना टाइम क्लास चलेगा दोस्तों, ये तब तक क्लास चलने वाला है जब तक पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं हो जाएगा।
जब तक पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास चलने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग धैर्य बनाकर देखेंगे, शांति से आराम से समझेंगे दोस्तों, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है दोस्त। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर जीरो भी होती है। तो जीरो तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जब भी शुरुआत होती है एक से शुरुआत होती है। आप पूर्ण संख्या जब भी शुरुआत होती है तो जीरो से शुरुआत होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक की पूर्ववर्ती बताइए दोस्तों। एक की पूर्ववर्ती क्या होगा? अच्छा, एक की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? अब इसमें कहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसने कहा कि इनमें से कोई नहीं, यानी एक की पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है? मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? जस्ट पहले वाली संख्या। जस्ट पहले वाली संख्या। तो एक की पूर्ववर्ती क्या होगी? एक के पहले कुछ था? अरे भाई, एक के पहले शून्य रहा होगा ना दोस्तों। एक के पहले तो शून्य रहा होगा। बात क्लियर है? एक के पहले क्या रहा होगा? कुछ नहीं, मतलब शून्य। तो एक की पूर्ववर्ती शून्य होगी, ना कि इनमें से कोई नहीं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। एक की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जैसे आप ये बताइए हमें 10 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 10 की तो 10 से जस्ट पहले क्या रहा होगा? 10 से जस्ट पहले यहाँ पर 9 रहा होगा। तो 10 की पूर्ववर्ती 9। अनुवर्ती भी आप जान लीजिए दोस्तों। अनुवर्ती माने जस्ट अगली संख्या। तो 10 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 11। 11 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 12। बताइए 20 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 20 की अनुवर्ती। अब 20 की पूर्ववर्ती बताइए। 20 की अनुवर्ती 21। 20 की पूर्ववर्ती 19। ठीक है, तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती आप लोगों ने समझ लिया होगा किसे कहते हैं। चलिए आगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 के गुणनखंड हैं। इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब 5 का गुना आपको 1 में कर देने हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 एकम 5। अब इस 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ दीजिए कि गुना कर दें तो क्या हो जाना चाहिए? अगर गुना कर दें तो 5 आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए अगर माइनस है, अगर यहाँ माइनस होता है तो ये जो संख्या 4 आई है ना यहाँ पर 4, इसको घटाने के बाद लाना है। तो आप कहेंगे सर 5 गुना 1 करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से आगे एक घटाएंगे तो 4 भी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस 5। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x और ये प्लस का x माइनस का 5। दो का जोड़ा बना लेते हैं ऐसे। इसमें से x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 5 बचेगा और इसमें से कुछ नहीं कॉमन, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 5 बचेगा। x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 5 एक कोष्टक में क्या बचेगा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 बचेगा एक कोष्टक में। तो x माइनस 5 एक कोष्टक में, x प्लस 1 एक कोष्टक में। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो अ ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना है? आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे एक बार बताइए। ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो गुणनखंड आप लोग कर पाएंगे? बोलिए। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भाई कोई बात त्रिभुज है, कोई सा भी अगर त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी अ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती बताइए। तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला क्या होता है?
बी स्क्वायर बटे ए होता है, बी स्क्वायर बटे। तो ए पहली संख्या, ये तो ए हो जाएगी, दूसरी संख्या बी हो जाएगी। तो 40 बी है तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 गुना 40 कर सकते हैं। बोलिए ए क्या है, 16 है। 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 4 दही हम 40, 4 से काटेंगे 10 बार में कैंसिल, 10 गुना 10 यानी 100 हो जाएगा। तो इसका तृतीय अनुपाती क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 ऑप्शन। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, बनाइए। प्रश्न नंबर 28वां नंबर आप लोग बनाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 3 कैसा व्यंजक है। देखिए इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें एक तो एक्स जाति का है, एक वाई जाति का है, तो ये विजाति हो गए, क्योंकि दो जातियां हैं तो विजाति हो गई। अगर सेम एक ही होता, या तो यक्स यक्स होता तो इसको सजाति बोलते, या फिर वाई वाई होता तो इसको सजाति बोलते, लेकिन यक्स वाई आने की वजह से इसको क्या कहेंगे, विजाति कहेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, एक कैसा व्यंजक है, तो सर विजाति व्यंजक है, यानी ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है। देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो दोनों एक हैं, तो इसका मतलब सजाती है। क्या है, सजाती है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, समीकरण में पक्ष होते हैं, कोई भी समीकरण है उसमें कितने पक्ष होते हैं, तो समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये एक समीकरण है, एक पक्ष इधर दायां और बायां, इसको बोलेंगे बायां पक्ष, इसको बोलेंगे दायां पक्ष। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक दायां और एक बायां। ठीक है, तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2। ठीक, अगला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम घात कितने हैं, तो अधिकतम घात कितने हैं, यहाँ पर 2 घात हैं। जब 2 घात होता है इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, x + 1 का क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। भाई घात कितने हो जाएंगे, 3, अधिकतम घात कितने हो जाएंगे, 3, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघात व्यंजक है। कैसा व्यंजक है, त्रिघात व्यंजक है, त्रिघात समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 24 तथा 36 का मौसप क्या होगा। देखिए दोस्तों मौसप निकालते कैसे हैं। मौसप निकालने के दो विधियां हैं, एक तो होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो दोनों विधि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले भाग विधि, तो करते क्या है, भाग विधि में 36 जो है, यानी सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 36 में भाग कर देंगे किससे, 24 से। तो 24 से कम 24, क्या बचेगा, 12 बचेगा। 12 से भाग कर देंगे किस में, 24 से। 12 से भाग करेंगे 24 में, तो 12 दूना 24 कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो संख्या सबको काटी है वही इसका मौसम है, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, 12 इसका मौसम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। ये तो हो गया आपका भाग विधि, लेकिन इसका गुणनखंड विधि भी आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। देखिए गुणनखंड विधि में करते क्या हैं, आप ऐसे लिखेंगे 24, ठीक, 24 का फैक्टर करिए, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर 36 का 4 × 36 होता है, यानी 2 × 2 × 3 × 3, 3 त्रिया का 9 चौक 36 हो गया। अब मौसम में होता क्या है दोस्तों, मौसम किसे कहते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका मौसम होगा। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, ठीक,
इसमें एक दो और मिल रहा है, जिसका जोड़ा मिलेगा वही इसका मौसा होगा। तो किसका किसका मिला, एक थी दो मिला, एक ठो दो थी दो का जोड़ा मिला है, एक ठो तीन का जोड़ा मिला है। अब ये दो और ये तीन का जोड़ा नहीं है तो इसको नहीं लेना है, जो जोड़ा मिलेगा उसी को लेना है। तो दो दूनी चार तिया 12, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 12। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ऐसे भी मौसा 12 आएगा, भाग विधि से भी लगाएंगे तब पर भी मौसा 12 आएगा। कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, बनाइए, आपके सामने है। व्यंजक x का क्यूब प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस का 1 का मौसा बताइए। अब इसका मौसा बताना है, तो इसका मौसा क्या, इस पहले नंबर यहाँ पर x का क्यूब और प्लस का 1, इसको लिख कैसे सकते हैं। अगर आप इस पर 3 घात कर देंगे तो कोई परिवर्तन होगा इसके मान में, तब पर भी एक ही है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको लगाना है, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 1 हो जाएगा, और एक कोष्टक में a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का ab। तो ab क्या हो जाएगा यहाँ पर x, अब प्लस b स्क्वायर, b का मतलब एक का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ से x, इस पर भी 2 घात कर देंगे तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है एक कोष्टक में a प्लस बी यानी एक कोष्टक में x प्लस 1, एक कोष्टक में x माइनस 1। देखिए मौसम किसे कहते हैं, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, ये कॉमन मिल रहा है तो यही इसका मौसा हो जाएगा। x प्लस 1 इसका मौसा आएगा, किस ऑप्शन में है, तो अ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न ले रहे हैं आप लोगों के सामने। हालांकि आपके सामने दिख ही रहा है, आप लोग बनाइए, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस वाई, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का 4xy का लघुत्तम बताना है। दोस्तों क्या बताना है, लसअ। देखिए लसअ कैसे निकालते हैं, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड कर देंगे 3x गुणे x गुणे y लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 4xy को 2 गुणे 2 x गुणे y। लसअ क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं कॉमन होता उसको भी लिखते हैं लसअ में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉमन को छांटिए, सबसे पहले कॉमन को छांटेंगे भाई। यहाँ पर कॉमन ये मिल रहा है x आ जाएगा, ठीक है, ये y मिल रहा है y आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो ये x का जोड़ा नहीं है, इस y का जोड़ा नहीं है, तो x y इसको भी लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 2 का जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12, इसको 12 लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है भाई, ऑप्शन नंबर 100 में है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया साथियों कि लसअ कैसे निकालते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके सामने लसअ मौसा के प्रश्न आते हैं तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न बनाइए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर वाई x क्यूब वाई x वाई क्यूब का लसअ बताना है। अब आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। इसका मौसा बताना है, 36 और 37 नंबर का जो ऑप्शन होगा, आप लोग बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है 36 और 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है? तो 101 से जस्ट बड़ी संख्या 102 होती है। क्रमागत माने क्रम से आने वाली, तो 101 के बाद क्या आता है? 102 आता है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 15 माइनस 12 गुणे 3 बराबर 15 गुना क्या किया गया यहाँ पर अंदर गुना कर दिया गया है। 3 का गुना 15 में तो 15 गुना 3 हो गया, माइनस 3 का गुना 12 में तो 12 गुना 3 हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा नियम है साथियों? इस नियम को क्या कहते हैं बताइए? इस नियम को कहते हैं दोस्तों व्यकलन का गुणा का बंटन नियम कहते हैं। व्यकलन का गुणा का कौन सा नियम? बंटन नियम कहा जाता है। अगला माइनस 8 का युगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अच्छा, ये माइनस का ऐसे लिखा है, माइनस 8, ठीक है, तो ये क्या है? ये तो 8 ही है ना, 8 ही है, क्योंकि माइनस का जब गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। ये 8 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 हो जाए? आप कहेंगे सर -8 जोड़ेंगे तभी जाके 0 बन पाएगा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 8 आएगा, यानी अ ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आगे चलते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3a² बटे क्या होता है? 4 होता है। देखिए √3 a², a का मान क्या? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बटे 4 से भाग करेंगे 25 बार में कट जाएगा, तो 25√3 इसका सही जवाब होगा। 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वो ऑप्शन इसका सही है। सॉरी, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr, माफ कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। किस ऑप्शन में है? 100 ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। यानी कभी भी याद रखिएगा, अगर त्रिज्या 7 है तो इसका क्षेत्रफल 154 आता है, और इसका अगर परिमाप पूछा जाएगा तो 44 आता है। लेकिन आप कहेंगे आपको लगाना है दोस्तों, लगाएंगे कैसे? क्षेत्रफल का फार्मूला πr², पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो 7 गुना 7 ऐसे हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, 154 मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, घन के आयतन का सूत्र है। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब। क्या होता है? a का क्यूब, ऑप्शन नंबर अ। चलिए अगला, आयतन का प्रत्येक कोण होता है दोस्तों, आयतन का, माफ कीजिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? यह एक आयत है। आयत का हर एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए √2, √4, √-4, √-2 परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका परिमेय संख्या देखिए, इसको तो हम लोग जो अगर अंडर रूट ऐसे अगर आता है सवाल, √-3 है, √-3, तो इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और √2 अगर है तो इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, अपरिमेय संख्या। माइनस में है, काल्पनिक संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो किसका वर्गमूल निकलेगा? तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा √4 का, तो √4 यानी अ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यही √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √4 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, 3.328 में 2 का स्थानीय मान बताइए। 3, 3,
दशमलव यानी 33.328 में अंक 2 का क्या बताना है, तो स्थानीय मान बताना है। देखिए 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आप 2 का स्थानीय मान पहले 2 लिख लीजिए। 2 कितने स्थान पर है, दशमलव से देखिए 2 से दशमलव कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर है भाई। 2 से दशमलव कितने स्थान पर है, तो 2 स्थान पर है। ठीक है, कितने स्थान पर है भाई, अरे दशमलव से आप चेक करिए, दशमलव से 2 कितने स्थान पर है, तो दशमलव से 2 2 स्थान पर है, तो दशमलव भी 2 स्थान पर लगा देंगे यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, 0.02। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगला प्रश्न, दो पर पावर x प्लस 1 बराबर 16, x का मान क्या होगा। देखिए ये सब घातांक करने के सवाल होते हैं दोस्तों, लगाना कैसे है, देखिए यहाँ पर 2 पर घात क्या है, x प्लस 1 है बराबर, ये 16 है, 16 को 2 पर घात के रूप में लिखेंगे, 2 पर घात के रूप में लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर घात कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अगर आधार बराबर है तो घात भी इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर कितना, 3, x का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखिए इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है, तो सबसे पहले आप का को हल करेंगे, का मतलब कुछ और नहीं गुना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8, जो जिसको नहीं हल करना पहले आप उसको ऐसे लिखते चलेंगे, तो 1/8 ये हो जाएगा, माइनस 3/8 ये हो जाएगा, और ये प्लस का क्या है 2/8 है, और भागा ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे, तो 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 हो जाएगा। 1/8 में जब 1/8 से जब भाग करेंगे 2/8 में, तो देखिए जब भाग को जब गुना बदलते हैं तो यह पलट जाता है, तो 8/1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब ये 1/8 और माइनस का 3/8 और प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब नीचे हर समान है, इन दोनों में देखिए नीचे का हर क्या है समान 8 है, तो ऊपर वाले को घटा देंगे, 3 में से 1 गया तो माइनस का क्या बचेगा 2/8 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 का गुना 2 में 4 दूनी 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7/4, तो 7/4 इसका सही आंसर आएगा, 7/4 इसका बिल्कुल सही, माइनस में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस में आएगा 7/4, यानी 100 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, कल फिर हम इसका अगला एक वीडियो और इसका बना देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और इसका दूसरा पार्ट भी हम ला देंगे। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 50 के बाद जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं सब अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।